नमस्कार एवं उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा में 3 लोगों की मौत। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों के साथ की बैठक, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। प्रदेश में पेयजल संकट से मचा हाहाकार। कांग्रेस ने की पेयजल संकट दूर करने की मांग। लो प्रेशर और गंदे पानी की समस्या से लोग परेशान। चारधाम यात्रियों के आवागमन से यातायात प्रभावित। क्रमबद्ध तरीके से चलने का किया जा रहा है आह्वान। मसूरी और विकासनगर में प्रशासन की टीम तैनात। अल्मोड़ा में पेयजल संकट गहराया। नलों में आया गंदा पानी। कोसी बैराज में गादा जमीन में काम नहीं कर रहे पंप और फिल्टर। देहरादून में जल स्रोत का किया जाएगा पुनरुद्धार। 58 जल स्रोत और 20 सहायक नदियां चिन्हितकृत की गई। शुरू किया जा रहा है वाटर ट्रीटमेंट कार्य। और अब खबरें विस्तार से। चारधाम यात्रा के शुरुआती दौर में ही 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। सरकार जहां पे दिखाई दे रहा है, जहां पे आनन फानन में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ साथ बैठक की, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि तीनों मौतें हार्ट अटैक से हुई है। कोई भी व्यक्ति अस्पताल तक नहीं पहुंच पाया था। देखिए, अभी तक जो चारधाम यात्रा में टोटल जो 3 लोगों की डेथ हुई वो कार्डियो की डेथ हुई है और हृदय गति रुकने से हुई है। मैंने अभी विभागीय बैठक में भी कहा है, तो सभी वहाँ के सीएमओ ने भी कहा है कि कोई भी जो है हॉस्पिटल में किसी की डेथ नहीं हुई है। तो और इस बार हमने जो 50 साल से ऊपर के जितने भी यात्री आ रहे हैं उनसे, जिलाधिकारियों से भी कहा है और पुलिस से भी कहा है कि हर यात्री जो है एसओपी की जो जारी कर रखी है उसका भी पालन करेगा और साथ में स्क्रीनिंग भी हम करा रहे हैं ताकि अगर किसी भी यात्री को रेस्ट देने की जरूरत होगी तो उसको। बीते दिनों हुई तेज बारिश से अल्मोड़ा में पेयजल संकट गहरा गया है। 4 दिन पहले सोमेश्वर में चानोंदा में तेज बारिश आने से कोसी नदी में भारी मलबा आ गया, जहां पर कोसी बैराज में भारी मात्रा में गाद जाम हो गया, जहां पर पंप और फिल्टर काम नहीं कर पा रहे हैं, जिससे 2 दिन अल्मोड़ा में पानी सप्लाई ठप रही। अब फिल्टर काम नहीं करने से नलों में गंदा, बदबूदार और मटमैला सा पानी आ रहा है। प्यास बुझाने के लिए बड़ी संख्या में लोग प्राकृतिक जल स्रोत का पानी भर रहे हैं। सोमेश्वर में चनौदा के पास बादल फटा और बादल फटने से कोसी नदी में पूरा मलबा उसका आया। मलबा और जो निर्माण कार्यों की मिट्टी थी वो पानी में घुलने के कारण नदी में, यहाँ बैराज पे हमारा कीचड़ जमा हो गया। हालांकि हमने कोशिश की कि बैराज से कीचड़ निकाल के और वाटर सप्लाई नॉर्मल की जाए, मगर पानी में इस तरह से घुल गई है मिट्टी कि उसको अलग करना संभव। पानी की स्थिति यहाँ बहुत ज़्यादा खराब है। अभी 2-3 दिन पहले सोमेश्वर में बादल फटे थे उधर, तो उससे क्या हो गया, जितना मलबा है और जितना मतलब गंदा सब कोसी में भर गया। कुछ इनकी ऐसी व्यवस्था है नहीं कि ये मलबा जो है नदी में ना जाए। अब क्या हो रहा है, कितना भी ये फिल्टर करें, कुछ पहले तो इनके पंप ही बंद हो गए हैं, पंप नहीं चल रहे। 2-3 दिन पानी की बिल्कुल परेशानी है। इस समय हम लोग जो है पार्किंग में बैठते हैं और हमें मालूम है कि यहाँ के होटलों में तक पानी नहीं है। टूरिस्ट इतना परेशान है कि मतलब कह रहे हैं कि वहाँ नहाने का पानी नहीं है, कुछ नहीं है। जब होटलों में पानी की व्यवस्था नहीं है तो लोगों के घरों में कहाँ से होगी। और पूरे हम लोग परेशान, किराएदार परेशान है। अब पानी आ भी रहा है तो इतना गंदा आ रहा है कि मतलब समझ लो कि बीमारी होने की वो है, मतलब पानी वो बीमारी करने वाला पानी। इस समय पूरे प्रदेश में पेयजल संकट गहरा रहा है, जहां पर हाहाकार मचा हुआ है। कहीं पर पानी गंदा आ रहा है तो कहीं पर पानी आ ही नहीं रहा है। रिहायशी कॉलोनियों में पेयजल लाइन टूटी हुई है या फिर लो प्रेशर की समस्या से लोग परेशान हैं। कांग्रेस का कहना है कि पेयजल संकट गहराता जा रहा है। पार्टी ने सरकार से राज्य में पेयजल संकट दूर करने की मांग की है।
तो सरकार को इसे ध्यान देना चाहिए। तमाम जंगलों में आग लगी पड़ी और उसे तत्काल आग की चपेट में हमारा जंगल है उसको तुरंत वो आग को बुझानी चाहिए। और संकट का भी बहुत अहम रोल, क्योंकि अगर संकट हमारे यहाँ प्रदेश में पानी का संकट का हो जाएगा तो हमारे लोगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो सरकार तत्काल इस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। अस्थायी थाना भैरव मंदिर में तैनात 2 पुलिसकर्मी द्वारा किए गए सराहनीय कार्य सामने आए हैं, जहां पर मां पूर्णागिरी मेले के दौरान इन्होंने अस्वस्थ और घायल श्रद्धालुओं को तत्काल मौके पर मरहम पट्टी करके एम्बुलेंस से स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। मेला क्षेत्र में तैनात दोनों पुलिसकर्मियों और पुलिस और चिकित्सा स्टाफ द्वारा किए गए इस सराहनीय कार्य की श्रद्धालुओं ने सराहना की और आभार भी प्रकट किया। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने केंद्र सरकार से तीर्थ यात्रियों के लिए बजट की मांग की है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार को कम से कम प्रदेश को 1000 करोड़ का बजट देना चाहिए। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा समेत अन्य धार्मिक यात्राओं में पहुंच रहे करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए इस बजट में सुविधाओं का विकास किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य 1.25 करोड़ की जनसंख्या वाला प्रदेश है, लेकिन प्रदेश में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लाखों करोड़ों की है। ऐसे में इन श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए केंद्र सरकार की ओर से बजट दिया जाना चाहिए। उत्तराखंड को अगर आप देखते हैं तो हम 1.25 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन यदि आप यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन के बारे में अगर बातचीत करें तो आपको ध्यान होगा जब कांवड़ चला तो 5 करोड़ लोग यहाँ पर आए। ऐसे ही हमारी जो यात्रा है, पिछली बार लगभग 56 लाख लोग तीर्थ यात्री यहाँ पर आए। उसके अलावा भी विभिन्न पहलू है पर्यटन के जिस पर लोग यहाँ पर आए, तो अगर वो संख्या भी काउंट की जाएगी तो 1.5-2 करोड़ से कम वो भी नहीं निकलती है। तो अगर मोटा मोटा अनुमान लगाएं तो 8 करोड़ लोगों को हम 1.25 करोड़ लोगों के उत्तराखंड में प्रतिवर्ष अवतरण सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। मसूरी के कैमेट फॉल क्षेत्र से ऋषिकेश के 4 धाम यात्रा के यात्रियों के आवागमन से यातायात प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। देहरादून के जिला अधिकारी सोनिका ने कहा कि मसूरी और विकास नगर से यात्रियों का आवागमन काफी ज्यादा हो रहा है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन की टीम वहां पर तैनात की गई है। उन्होंने कहा कि प्रचार प्रसार के जरिए यात्रियों को क्रमबद्ध तरीके से चलने का आह्वान किया जा रहा है। वही एरिया जैसे आपने बताया मसूरी भी, एक विकासनगर साइड से भी हमारे यहाँ पे जो ट्रैफिक फ्लो है वो काफी ज्यादा है, और ऋषिकेश साइड में। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जो यात्रीगण हैं उनको मिनिमम सुविधा हो, और हम लोगों ने इसी के क्रम में काफी प्रचार प्रसार भी किया है कि अगर कहीं बहुत ज्यादा ट्रैफिक है तो स्टैगर्ड मैनर में मूवमेंट हो, जिससे कि किसी को कोई परेशानी ना हो। शरीर में नसों का दबना और नसों का ब्लॉकेज होना अब आम बात हो गई है। इससे बचने के लिए जीवन शैली में बदलाव लाने की अति आवश्यकता है। खान पान में बदलाव और एक्सरसाइज से इसे रोका जा सकता है। ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ डॉक्टर नवीन अग्रवाल और जॉइंट रिप्लेसमेंट विशेषज्ञ डॉक्टर मोहित मल्होत्रा ने बताया है कि आजकल लोग फास्ट फूड का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी जीवन शैली में प्रतिदिन सुबह एक्सरसाइज करने से इन परेशानियों से बचा जा सकता है। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सत्यपाल यादव ने कहा कि नसों का दबना और नसों का ब्लॉकेज दवाइयों का इस्तेमाल ना करके फिजियोथेरेपी के माध्यम से इसे ठीक किया जा सकता है। करते हैं एसी में कमरों में बैठे हैं, एसी से निकलते हैं एसी गाड़ी में बैठ जाते हैं, एसी गाड़ी से एसी स्कूल में चले जाते हैं। तो बच्चों का जो बाहर का फिजिकल एक्टिविटी था बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बच्चे मोबाइल पे लगे हुए हैं, मोबाइल पे लगे होने से गर्दन का दर्द। दूसरी चीज़, बाहर नहीं निकलने से फिजिकल एक्टिविटी ख़त्म होने से हड्डियों में दर्द होता है, क्योंकि जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो हड्डियों में कैल्शियम बनेगा कहाँ से। दूसरा, विटामिन डी डेफिशिएंसी, जब तक सन का एक्सपोजर नहीं होगा, धूप का एक्सपोजर नहीं होगा तो विटामिन डी आएगा कहाँ से। रही बात बड़ों की, बड़ों का सेम है, हमारा खान पान सब इम्प्योर है, सब मिक्सड है। क्या खाते हैं, सब फास्ट फूड खा रहे हैं। तो फास्ट फूड वाली लाइफ में तो दर्द रहेंगे। तो हमें अपनी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए कि हम दर्द को छोड़ सकें। एक तो अपने खान पान में सुधार, दूसरा हमारी दिनचर्या। सारे दिन टीवी के आगे बैठे, मोबाइल, हर आदमी मोबाइल लेके घूम रहा है सारा दिन। अब जो भी गर्दन के जो मरीज आते हैं, पहली चीज़ क्या होती है, मोबाइल का यूज़ कितना है, कंप्यूटर का यूज़ कितना है। पुराने टाइम में सब चीज़ें नहीं थी तो दर्द भी नहीं थी। प्रदूषण बढ़ रहा है,
हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है, बाहर मेहनत कोई करना नहीं चाहता है, सब लोग एसी में बैठ के सिर्फ सोना चाहते हैं, बैठे बैठे सारा काम हो जाता है। तो इस सब से आपके शरीर में विटामिन डी कम हो जाता है, तो शरीर की जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है वो सब चेंज हो गई है, तभी ये पेन ज़्यादा हो गए हैं। दूसरा, बहुत सारे लोग अब ज़्यादा लंबा जीने लगे। अगर आप बात करें तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन अब 80 साल तक जीती है, 75 साल तक जीती है। तो जैसे जैसे आपकी लाइफस्टाइल या जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो आपको ओल्ड एज से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है वो बढ़ेगी। चारधाम यात्रा के चलते उत्तराखंड परिवहन विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, जहां यात्रा में इस्तेमाल हो रहे कमर्शियल वाहनों के सत्यापन और पंजीकरण के बाद परिवहन विभाग द्वारा ग्रीन कार्ड जारी किया जाता है। इसका काम लगातार जोरों शोरों से चल रहा है। आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने बताया कि अभी तक लगभग 8,500 से अधिक ग्रीन कार्ड बन चुके हैं, जिसके अंतर्गत सबसे ज्यादा 2,500 ग्रीन कार्ड ऋषिकेश में बने हैं और देहरादून में 1,600 ग्रीन कार्ड बन चुके हैं। आज की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, अब तक 8,500 से ज्यादा ग्रीन कार्ड बन चुके हैं, जिसके अंतर्गत सबसे ज्यादा 2,500 ग्रीन कार्ड हमारे ऋषिकेश में बने हैं और लगभग इतने ही ग्रीन कार्ड हरिद्वार में बने हैं और देहरादून में 1,600 ग्रीन कार्ड बने हैं। और जहां तक गाड़ियों का सवाल है, इसमें मैक्सिमम जो ग्रीन कार्ड बने हैं वो मैक्सी के बने हैं और उसके बाद हमारे जो यात्रा में जाने वाली बसेज है। निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदीश अग्रवाल ने लाल कुआं में सामान्य सीट होने पर अपनी दावेदारी पेश की है। उन्होंने कहा है कि यदि पार्टी आलाकमान उन पर भरोसा जताता है तो वे पार्टी को निराश नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें मौका मिलता है तो वे अस्पताल का उच्चीकरण करेंगे और साथ ही बस स्टॉप की भी व्यवस्था करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि यदि जनता उन पर भरोसा जताती है तो वे विकास कार्यों के नए आयाम स्थापित कर देंगे। यदि सामान्य सीट रहती है और अगर पार्टी हम पर विश्वास करके हमको टिकट देती है तो हम यहाँ पर लाल कुआं के अंदर अनेकों विकास कार्य करेंगे, जिसमें मुख्य यहाँ की समस्याएं हैं उनको, उनमें से सबसे पहले प्याऊ है। यहाँ गर्मियों के अंदर लोगों को पीने के लिए पानी रोड पर नहीं मिलता है, लोग बहुत परेशान रहते हैं। और दूसरा, यहाँ बस स्टॉपेज नहीं है, जिससे कि जो है लोगों को काफी परेशानियां हैं। सीसीटीवी कैमरे भी लगे होने चाहिए, जिससे कि अपराधी पकड़ में आए और कहाँ पर क्या कार्य हो रहा है, कितनी सफाई हो रही है, वो अपने ऑफिस में बैठकर ही आदमी देख सकते। तपती गर्मी में पानी की तलाश में वन्य जीव रिहायशी इलाकों की ओर रुख करने लगे हैं। इसको लेकर तैयारियां की गई है। लेंसडाउन डिवीजन में घने जंगलों में बने वाटर हॉल में पानी डालना शुरू कर दिया गया है। लेंसडाउन डिवीजन के प्रभागीय वनाधिकारी नवीन चंद पंत ने बताया कि रिहायशी इलाकों के नजदीक बने वाटर हॉल में पानी नहीं डाला जा रहा है, क्योंकि इससे मानव वन्य जीव संरक्षक संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जंगलों में वन वाटर हॉल में पर्याप्त पानी डाला जा रहा है। वाटर होल्स में पानी डालने से मना किया है। कारण यह है कि आबादी के किनारे से वाटर होल्स जो पुराने बने हुए हैं उनमें पानी डालने से जंगली जानवर आबादी के नज़दीक आते हैं। हमने जो जंगल में वाटर होल्स बनाए हैं उनमें हम पानी इकट्ठा कर रहे हैं। देहरादून में जल स्रोत का चिन्हीकरण करके उनका पुनरुद्धार किया जा रहा है। सीडीओ झरना कमठान में बताया कि सारा के निर्देशानुसार प्रत्येक ब्लॉक में 20 और प्रत्येक जनपद में 10 नदियों का चिन्हीकरण किया जा रहा है। देहरादून जनपद में 58 जल स्रोत और 20 सहायक नदियों का चिन्हीकरण करके अब इन चिन्हित जल स्रोतों और नदियों में वाटर ट्रीटमेंट का कार्य शुरू किया जाएगा। देखिए, इसमें हमको सारा से जो है निर्देश प्राप्त हुए थे, क्योंकि हमारी स्प्रिंग एंड रिवर रेजुनेशन अथॉरिटी है स्टेट की, वहां से निर्देश प्राप्त हुए थे कि प्रत्येक जनपद के हर ब्लॉक में 10 और पूरे जनपद में 20 सहायक नदियों का चिन्हीकरण किया जाएगा और वहां पे वाटर रिजुविनेशन के लिए जो है ट्रीटमेंट प्रारंभ किया जाएगा। तो इसमें हमने प्राप्त निर्देशानुसार पूरे जनपद में 68 सोर्सेज को और 20 सहायक नदियों को चिन्हित कर लिया है। ये कार्रवाई हमने 5 मई तक कर ली थी और 6 मई से उसमें उपचार की कार्रवाई जो है प्रारंभ कर दी गई है। इसके अलावा 1 जून से लेकर के 7 जून तक जो है इसको स्पेशली जो है जल संरक्षण सप्ताह मनाया जाएगा। उसके तहत भी विभिन्न कार्यक्रम, विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वृक्षारोपण है और इसके अलावा जो हमारे पानी के ऐसे स्रोत हैं जो सूखने की कगार पे हैं, उनके पुनरुद्धार के लिए विशेष कार्य जो है करने की कार्य योजना तैयार कर।
चारधाम यात्रा में इस्तेमाल किए जा रहे घोड़े और खच्चरों के उपचार और देखभाल के लिए प्रत्येक धाम में पशु चिकित्सक तैनात कर दिए गए हैं। देहरादून जनपद से भी करीब 16 किलोमीटर के दूरी पर 16 कर्मियों को तैनात किया गया है। इसमें पशु चिकित्सक अधिकारी और विद्यासागर कपाडी ने बताया है कि यमुनोत्री धाम में देहरादून जनपद से सबसे ज्यादा 16 कर्मी तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी जनपदों से तैनात की गई अनुसूची जारी की गई है। हमारे जो 4 धाम यात्रा है उसमें से जो 3 धाम है, यमुनोत्री हो गया और केदारनाथ हो गया और हेमकुंड हो गया, 3 जगह के लिए हमारी टीमें हैं। तो तीनों जगह का अलग अपना अपना अलग शेड्यूल है, अलग अलग टीमें बनी हैं। जहाँ तक यमुनोत्री में सबसे ज़्यादा हमारी टीम लगी हुई है। यमुनोत्री में 16 कार्मिक हमारे लगे हुए हैं और जो अलग अलग शेड्यूल है उसमें 8 मई से 22 मई तक का पहला शेड्यूल है। 6 जून से लेकर 21 जून तक का दूसरा शेड्यूल है जिसमें हमारे कार्मिक लगे हैं। 5 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक का एक तीसरा शेड्यूल है। 4 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक का हमारा चौथा शेड्यूल है। इसी तरह से 19 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक का एक शेड्यूल है। 4 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक और 19 अक्टूबर से 3 नवंबर तक, 3 नवंबर से यात्रा की समाप्ति तक। ये जो केदारनाथ में है, यमुनोत्री धाम में है, ये सबसे ज़्यादा हमारा इसमें कार्मिक हमारे यमुनोत्री। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।